ईरान और इसराइल के बीच चली 12 डे वॉर खत्म हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिया इनाम अब स्टिक करने लगा है। इंटरनेशनल मीडिया में आपको कई जगह ईरान इसराइल की जो हालिया लड़ाई थी उसके लिए ये नाम इस्तेमाल होता मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नातांज प्लांट पर बम मारकर और फिर दोनों पक्षों को डांट डपट कर ट्रूथ सोशल पर लड़ाई रुकवा दी। लेकिन जिस नाटकीयता के साथ सब कुछ हुआ था, क्लियर था कि आने वाले दिनों में और खुलासे होते रहेंगे। एक खुलासा तो यही कि बीच लड़ाई में भी अमेरिका और मिडल ईस्ट की ताकतों के बीच अंदर खाने बात चल रही थी कि ईरान को बातचीत के टेबल पर कैसे लौटाया जाए। 22 जून को अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भेजे। इसके ठीक एक दिन पहले स्टीव विटकॉफ वाशिंगटन में अरब देशों के नुमाइंदों से मिलकर एक प्रस्ताव बना रहे थे। CNN का दावा है कि इसमें ईरान को 20 से 30 बिलियन डॉलर्स की पेशकश की जानी थी ताकि वो अपना शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चला सके। मजे की बात यह है कि रकम अमेरिका की नहीं, अरब मुल्कों की जेब से जाएगी, ऐसा प्रस्ताव है। और क्या क्या है इस प्लान में, इस बारे में आपको बताएंगे। कुछ अपडेट्स और देंगे जिनमें ईरान पर चढ़ाई की प्लानिंग और उससे हुए नुकसान का जिक्र होगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। वी रियली होप कि ईरान इसराइल के बीच जो फसाद हुआ उसको लेकर ये हमारा आखिरी एपिसोड हो। अब ये चीज़ और डेवलप ना हो और हिंसा ना हो। लेकिन कुछ दिलचस्प अपडेट्स जब आ जाते हैं तब हमको उस टॉपिक पर लौटना पड़ता है। पहले बात करते हैं CNN की रिपोर्ट की। 26 जून को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। रिपोर्ट दावा करती है कि जब ईरान और इसराइल का विवाद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तब अमेरिकी अंदर खाने ईरानियों तक से बात कर रहे थे, मिडल ईस्ट के लोगों से बात कर रहे थे और ईरानी अथॉरिटीज़ तक भी बात पहुंच रही थी। कैसे? कतर के जरिए। CNN की रिपोर्ट में जो डिटेल सामने आ रही हैं उससे कतर और दूसरे अरब मुल्कों की जेब पर भी असर पड़ सकता है। क्यों कह रहे हैं हम? रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करवाना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपना शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम शुरू कर ले, इसमें हम मदद को भी तैयार हैं। 20 से 30 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ सकता है। कम से कम CNN की रिपोर्ट तो यही दावा करती है। हिंदुस्तानी रुपए में यह रकम 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंचती है। इतना सारा पैसा कहां से आएगा? ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में ऐलान किया था कि घर का पैसा घर में रहेगा, अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा देश से बाहर खर्च नहीं होगा। अगर ट्रंप ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए शांतिपूर्ण ही सही पैसा देते हैं तो घरेलू मोर्चे पर फिर से घिर सकते हैं, इसलिए ट्रंप ने इसका इंतजाम किया। CNN की रिपोर्ट दावा करती है कि ईरान के लिए पैसा खाड़ी के देश जुटाएंगे, कम से कम प्रस्ताव के मुताबिक। अब आप पूछेंगे कि खाड़ी के देश ईरान को पैसा क्यों देंगे भाई? इसके लिए आपको सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS का एक बयान याद दिलाते हैं। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर ईरान परमाणु बम बना ही लेता है तो आप क्या करेंगे? इसके जवाब में MBS कहते हैं कि इफ ईरान गेट्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब वी हैव टू गेट वन। यानी अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो हमें भी मजबूरन हासिल करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ सऊदी अरब का हाल नहीं है। मध्य पूर्व में जितनी बड़ी पावर्स हैं जिनको ईरान से किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है, उन्हें भी अपने अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू करने पड़ेंगे और इसमें खरबों लगेंगे। अमेरिकी प्रस्ताव की भावना ये लगती है कि अपने अपने अलग बम पर खर्च करने से अच्छा है एक ईरान को बम न बनाने पर राजी कर लो और इसके लिए चंदा दे दो, फारिग हो जाओ। एक और बात जो इस रिपोर्ट से साफ होती है कि ट्रंप इसके लिए ईरान का जमा 6 बिलियन डॉलर भी रिलीज करने को तैयार हैं, जो फ्रीज हुआ है। प्रतिबंधों की वजह से ये पैसा विदेशी बैंक्स में जमा है। पैसे का बड़ा हिस्सा यूरोप में है। यूरोप ईरान से संबंध सुधारने को लेकर तभी से संकेत दे रहा है जब से ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से खुद को अलग किया था। तब भी जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने कहा था कि वो ईरान से बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन यूएस के पीछे हटने के बाद डील का तुक खत्म हो गया। अब जब दोबारा डील की बात चल रही है तो यूरोप में इसका स्वागत होना लाजमी है। ईरानी पैसे पर फ्रीज हटाने पर यूरोप में एतराज होगा, ऐसा अभी तो नहीं लगता है। वैसे अब इतनी बातें तो CNN ने दावे में कह दी, लेकिन ईरानी अथॉरिटीज तो यही कह रही हैं कि उन्हें ऐसी किन्हीं मीटिंग्स का, आने वाले वक्त में होने वाली मीटिंग्स की जानकारी नहीं है। खैर, हम वापस प्रपोजल पर आते हैं। इन सारी बातों में एक बड़ा मुद्दा है कि फोर्दो का क्या होगा, या फोर्दो जैसी बिल्कुल हार्ड एंड फैसिलिटीज जहां पे बॉम्ब करने के लिए यूएस को आना पड़ा 7 समंदर पार से, उनका क्या होगा?
राजदूत के दर्शक जानते हैं कि फॉर्दो में हुए नुकसान को लेकर दुनिया एकमत नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि तबाह हो गया। उन्हीं के रक्षा मंत्रालय से जो लीक्स होते हैं वो कहते हैं कि फॉर्दो में काम कुछ महीने पीछे गया, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब सवाल उठने लगे तो ईरान की तरफ से बयान आ गया कि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अभी क्लैरिटी का अभाव तो है। ये सब जानते हैं कि अगर फॉर्दो जैसी जगहों पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का स्कोप बचा रह गया तो ईरान से डील का खास मतलब नहीं होगा। डील होने को हो जाएगी, ईरान फिर से एनरिचमेंट करेगा या उस पर एनरिचमेंट का इल्जाम लग जाएगा और फिर से इजराइल हमला करेगा। ऐसे में मौजूद प्रस्ताव में फॉर्दो जैसी फैसिलिटीज को भी रीपर्पस करने की बात है, यानी वहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जगह नॉन एनरिचमेंट न्यूक्लियर एक्टिविटीज हों, यानी परमाणु कार्यक्रम के ऐसे काम जिनमें न्यूक्लियर संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन न किया जाए। जब ऐसा होगा तभी यह शक दूर होगा कि ईरान बम नहीं बना रहा है। जाहिर है इसके लिए पैसा लगेगा। अमेरिका का प्लान इस मामले में भी यही है कि जो पैसा लगेगा फॉर्दो या उस तरह की फैसिलिटीज को रिपर्पस करने में, उसके लिए भी पैसा गल्फ से लिया जाए। खबर है कि अमेरिका ईरान को आने वाले दिनों में एक टर्म शीट दे सकता है, यानी एक दस्तावेज जिसमें सारी शर्तें लिखी होंगी। इससे संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे आपको आने वाले दिनों में राजदूत पर मिलते रहेंगे। अब दूसरी रिपोर्ट पर गौर करते हैं जिसमें ईरान पर इजरायली हमले की तैयारी से जुड़ी जानकारियां। 27 जून को टाइम्स ऑफ इजराइल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका टाइटल था द स्टार्स अलाइन, व्हाई इजराइल सेट आउट फॉर अ वॉर अगेंस्ट ईरान एंड व्हाट इट अचीव्ड। इमैनुअल फेबियन की इस रिपोर्ट में लिखा है कि इजराइल कई दशकों से ईरान पर हमले की योजना बना रहा था, लेकिन अब तक कोई सफल हमला ईरान पर नहीं किया गया था। काइनेटिक है ना, हैकिंग वैकिंग हुई है, लेकिन काइनेटिक अटैक्स, क्योंकि इनमें प्लानिंग अधूरी थी या मिशन आगे नहीं बढ़ पाए। इमैनुअल फैबियन इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि इजराइल कई दशकों से ईरान पर सीधे हमले की योजना बना रहा था, लेकिन अब तक कोई सीधा सफल हमला ईरान पर नहीं किया गया था। बीच में एक कमांडर यहाँ मारा, एक कमांडर वहाँ मारा, ये सब हुआ, लेकिन अटैक क्यों? क्योंकि प्लानिंग अधूरी रह जाती थी या मिशन आगे नहीं बढ़ पाए किसी वजह से। लेकिन 13 जून को नक्षत्र ठीक था तो हमला हो गया। इजरायली सेना ने केवल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी जोरदार हमला किया। अब तक हमने पूरे विवाद में इजराइल के एक ही ऑपरेशन का नाम सुना था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की मीडिया बार बार इसको दोहरा रही थी, ऑपरेशन राइजिंग लायन या डॉन ऑफ लायन। लेकिन इस रिपोर्ट में 2 और ऑपरेशंस का जिक्र मिलता है जो इसी के साथ अंजाम दिए गए या इसी ऑपरेशन का हिस्सा था। पहला है ऑपरेशन रेड वेडिंग। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा। रेड वेडिंग में स्टार्क्स पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। इस ऑपरेशन में जो इजराइल का रेड वेडिंग था, कम से कम ईरान के टॉप 30 मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। इनमें IRGC के मुखिया समेत कई बड़े कमांडर्स थे। अखबार लिखता है कि इन हत्याओं में सबसे अहम ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे की हत्या थी। हाजीजादे के पास IRCG के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम की कमान थी। 13 को जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, 13 जून को, वो इजराइल पर काउंटर हमला लॉन्च करने के लिए एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पहुंचे। यहीं से जवाबी कार्रवाई होनी थी, पर इजराइल ने कमांड सेंटर का भी पता लगाया और अपने हमले में कमांड सेंटर को ही उड़ा दिया। इजराइल का इरादा था कि हमले के पहले ही ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को डराया जाए। इसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी है। अब एक अलग अखबार की बात हम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक है इजरायली वार्निंग टू टॉप इरानियन जनरल्स, यू हैव 24 आवर्स टू एस्केप। अखबार लिखता है कि हमले के पहले मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को ऑडियो मैसेजेस भेजे फारसी में। इसमें कहा कि आपके पास 12 घंटे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ सामान पैक करके निकल जाइए, आप टारगेट लिस्ट में हैं। इजराइल चाहता था कि इस धमकी से ईरान के अंदर दहशत हो जाए और फिर हमले के ऐन मौके पर काउंटर करने वाला कोई न हो। पर हमला तो हुआ और 30 कमांडर्स मारे भी गए, पर इजराइल का एक टारगेट इसमें पूरा नहीं हो पाया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल कुद्स फोर्स के मुखिया इस्माइल कानी की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन वो बचने में कामयाब हो गए। कुद्स फोर्स ईरान के सबसे एलीट और ताकतवर फोर्स में से एक मानी जाती है। कासिम सुलेमानी भी इसी फोर्स के मुखिया थे, जिन्हें 2020 में US अटैक में मारा गया। कुछ फोर्स के मुखिया सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं, आयतुल्ला ख़ोमेनी, और ये फोर्स ईरान के विदेशी मामले देखती है जहां उनको ऑपरेशंस करने हैं। तो इसी के मुखिया इस्माइल कानी हैं। सीज फायर के बाद ईरान ने तेहरान में एक विक्ट्री रैली निकाली, तब कानी इसमें देखे गए। अब कानी से जुड़ा एक विवाद भी है। आपको याद होगा कि सितंबर 2024 में इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों में बमबारी की। इसमें हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह समेत कई टॉप कमांडर्स मारे गए। जाहिर सी बात यह थी कि हमला बिना सटीक जानकारी के हो नहीं सकता था। उस समय कानी पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने हिजबुल्लाह की खुफिया जानकारी इसराइल को दी है। बीच में गायब रहे तो सवाल पूछे जाने लगे, फिर पब्लिक में आए।
अक्टूबर में मिडल ईस्ट आई ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कानी पर जासूसी के लिए मुकदमा चल सकता है, चल रहा है। हालांकि ईरान ने इस रिपोर्ट से कन्नी काटी थी, पर फिर भी जो आरोप कानी पर थे वो तो उनके साथ ही रह गए, क्योंकि बात गॉसिप इसी तरह की चल रही थी कि इतने सारे टॉप कमांडर्स मर रहे हैं। मसूद पेजेश्कियान के जो शपथ ग्रहण था उसमें आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पेजर फट रहे हैं, लेकिन इस्माइल कानी का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। तो इसी के अराउंड ये गॉसिप थी कि कहीं ये मिले हुए तो नहीं है। इस प्रकरण की बात हो रही है तो आपको बता दें कि ईरान में अब बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। ईरानी रजीम इस्माइल हानिया की हत्या के वक्त से ही मानकर चल रहा है कि इजराइल ने ईरानी सिक्योरिटी अपैरेटस को भेद दिया है। माने बहुत ऊपर तक इजरायली जासूसों ने पैठ बना ली है। उनकी जासूसी एजेंसियों में मोसाद के लोग बैठे हैं, आर्मी में, IRCG में, और टॉप लीडरशिप के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बीच भी। अब ईरान इन सब की पहचान और सफाई में लगा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6 लोगों को इस इल्ज़ाम में फांसी दी जा चुकी है कि वो इजराइल से कोलैबोरेट कर रहे थे। कम से कम 700 और लोग ईरानी एजेंसीज के रडार पर हैं। बहरहाल हम कानी पर लौटते हैं। कानी की बात कर रहे थे। कानी इस हमले में बच गए जितने हमले हुए, और अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली सेना को इसका मलाल है। इजरायली सेना ने ईरान के कमांडर्स के अलावा उनके परमाणु वैज्ञानिकों को भी टारगेट किया और इसे ऑपरेशन नानिया नाम दिया गया था। 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इजरायल के मुताबिक ये सभी परमाणु बम बनाने में जुटे थे। इस ऑपरेशन की तैयारी के लिए इजरायल ने ईरान के भीतर पिछले साल से बेस बनाने शुरू कर दिए थे। IDF का कहना है कि जब उसने 13 जून को हमला किया तब ईरान के पास लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। IDF का कहना है कि हमें उनके मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता को ही ख़त्म करना है। IDF का अनुमान है कि 2026 तक ईरान लगभग 6000, 2027 तक लगभग 9000 और 2028 तक लगभग 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल और बना लेगा। अगर वह ऐसा कर लेता है तो इजराइल में आसानी से तबाही मच सकती है। बार बार आपको याद दिलाएंगे कि ये आरोप इजराइल के हैं कि ईरान ऐसा कर देगा। ईरान इन आरोपों को नहीं मानता है। वो इजराइल मुर्दाबाद के नारे ज़रूर लगाता है, लेकिन इतिहास में अब तक उसने कभी भी पहला हमला खुद से इजराइल पर नहीं किया है। डायरेक्ट एक्शंस की बात हो रही है। जो प्रॉक्सीज बनाए हैं वो एक अलग गेम ईरान का था, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक्स की बात हो रही है। बहरहाल हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इजरायली सेना एक मौके की तलाश कर रही थी कि जैसे ही सही समय आए ईरान पर हमला किया जा सके, और ये सही मौका आया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के कमज़ोर होने के बाद। आप जानते ही हैं गज़ा में हमास कमज़ोर हुआ, यमन में हूथी कमज़ोर हुए, और आपने ये भी देखा कि हिजबुल्लाह का किस तरह सफाया हुआ लेबनान में। सीरिया से बशर अल असद की वापसी हुई, तो इसी ने एक सही नक्षत्र बनाया और उसमें फिर इजराइल ने सीधा हमला करने के बारे में सोचा। हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ सीधे हमले की बात हो रही है। रिपोर्ट भी बताती है कि इन हमलों को लेकर के अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। ईरान ने हमले के बाद फौरन 500 मिसाइल तैयार रखी थी, लेकिन हमले ने उन्हें चौंका दिया और उनके जवाब में देरी हुई। एक रीज़न ये भी था कि कमांड सेंटर ही उड़ गया। रिपोर्ट कहती है कि इन 12 दिनों के हमलों में इजरायली एयरफोर्स ने 1500 से ज़्यादा सॉर्टीज उड़ी, 600 से ज़्यादा मौके पर एरियल रिफ्यूलिंग की गई। इस दौरान लगभग 4300 म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। म्यूनिशन मिसाइल को भी कहते हैं, बॉम्ब को भी कहते हैं। ईरान का क्या नुकसान हुआ? 400 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में से लगभग 200 नष्ट हो गए, यानी आधे लॉन्चर्स नष्ट हो गए। 15 ईरानी जेट्स, 70 रडार, 6 एयरपोर्ट्स और वायुसैनिक अड्डे नष्ट हुए हैं। 35 से ज़्यादा मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का नुकसान हुआ है। दर्जनों कमांड सेंटर्स और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लगभग 300 सदस्य मारे गए। ये सब इजराइल के दावे हैं। ईरान की तरफ से सफाई या जानकारी नहीं आई है, काउंटर नहीं आया है। IDF के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 18 अलग अलग हमलों में 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, जिनमें से अधिकांश को नष्ट किया गया। इसके अलावा 1100 ड्रोन भी ईरान ने छोड़े थे इजराइल की तरफ। इनमें से लगभग 99% को इजराइल इंटरसेप्ट करने का दावा कर रहा है। इसके अलावा ईरानी हमलों में 240 इमारतों को नुकसान पहुँचा है। इनमें से 2300 के आसपास घर थे। ईरानी हमलों की वजह से लगभग 13,000 लोग विस्थापित हुए थे। वहीं इजरायली हमलों में 600 से ज़्यादा ईरानियों के मारे जाने की पुष्टि है। हज़ारों घायल और विस्थापित हुए हैं। तो इन्हीं जानकारियों के साथ हम राजदूत का ये एपिसोड कंक्लूड करते हैं। साजिद ने लिखा और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।